सिस्टम पर है, सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, इंटरनल एनर्जी पर है, वर्क डन पर है, हीट ट्रांसफर पर है, इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी पर है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है सो थोड़ा सा इसमें भी मजेदार बात है। मजेदार बात क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपकी किताब में जितना भी दिया हुआ है सब एक तरह से समझो कि डिराइव्ड फॉर्म है। इवन जो भी अच्छी किताब जिसको आप बोलते हो, क्योंकि मैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ आप थोड़ा सा गौर से देखना, ठीक ना। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटमेंट है हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है सवाल बनाने में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये छठा पॉइंट होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है एनर्जी कंजर्वेशन, ये तो सब जानता है। इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरा ये स्टेट्स क्या करता है, इट स्टेट्स दैट it states that the value of total heat transfer in a cyclic process। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या है हम आगे बात कर लेंगे। इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू द टोटल हीट ट्रांसफर, टोटल वर्क ट्रांसफर, टोटल वैल्यू हीट ट्रांसफर, टोटल वर्क ट्रांसफर इन ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, दैट इज कहना क्या चाह रहे हैं, देखो साइक्लिक प्रोसेस को हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में एक सर्किल लगा देते हैं तो साइक्लिक हो गया। माने ये कहना ये चाह रहा है कि डी क्यू बराबर जो हो जाएगा ये डी डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब ये टोटल जो वर्क माने हीट है वो वर्क में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट जो है, ठीक ना, ये कहता है कि टोटल हीट ट्रांसफर जो होगा ये टोटल वर्क ट्रांसफर होगा कब, जब प्रोसेस साइक्लिक हो। साइक्लिक का मतलब अभी बता रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका लिखना चाहें, एक्सप्लेनेशन तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि यही आया था डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। इसको हमको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से क्या, तो हम एक कोई प्रोसेस लेते हैं, हम प्रोसेस आगे डिटेल्स में बात करेंगे, इसका पूरा ग्राफ का डिस्कशन वगैरह वगैरह सारा चीज करेंगे। मतलब ये इसलिए करना होगा, लेकिन इतना करने के बाद ये 100% गारंटी है कि एक सवाल पूछता है और वो बनेगा 100%, इसमें नो डाउट। जैसे पीवी डायग्राम अगर ड्रॉ कर लें, मान लेते हैं कि ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है, सपोज करो कि कुछ ऐसा है। साइक्लिक का ऐसे बेसिक मतलब ये हो गया, ए से चला बी सी डी, मान ए बी सी डी एक साइक्लिक प्रोसेस है। जहां से शुरू होता है साइक्लिक का मतलब वहीं खत्म हो जाता है। तो ये जो डी क्यू है, ये जो लिखना चाह रहा है, ये डी क्यू फ्रॉम 1 to 2 ए से बी प्लस डी क्यू बी टू सी प्लस डी क्यू सी से डी प्लस
डी क्यू डी से ए बराबर ये हो जाएगा डी डब्ल्यू ए से बी प्लस डी डब्ल्यू बी से सी प्लस डी डब्ल्यू सी से डी प्लस डी डब्ल्यू डी से ए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो साइक्लिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर माने 4 प्रोसेस है, मान लो किसी में 3 ही प्रोसेस होगा तो 3 के लिए लिखेंगे, किसी में मान लो कि 5 प्रोसेस होगा तो 5 प्रोसेस के लिए लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कहता है वो बेसिक यही कहता है, ठीक है। उसी को डिराइव्ड फॉर्म में आप दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ में आप क्या जानते हो, आप लिखते हो डी क्यू बराबर डी प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी प्लस डी डब्ल्यू जो है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट है। इट्स नॉट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जबकि सभी लोग यही पढ़ाते हैं, सभी लोग शायद यही जानते हैं, जानते क्या है मालूम नहीं, लेकिन सारे के सारे लोग ये पढ़ाते हैं। किसी से भी पूछो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन तो डी क्यू बराबर डी प्लस डी डब्ल्यू, बट तुरंत ये बोलता है। अभी हम दिखाते हैं कि वो इक्वेशन कहाँ से आता है, ठीक है। खैर एनीवे, ये 4 प्रोसेस है, मतलब 4 एक साइक्लिक प्रोसेस में 4 प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। आइए प्रोसेस सबका नाम भी आएगा, हम आगे बात इस पर नाम कहेंगे, सब वर्क डन वगैरह सारा चीज हम इस पर डिस्कस करेंगे। 4 गो तो प्रोसेस है गिन के, या मैक्सिमम 5 गो प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। अगर 5 प्रोसेस अच्छे से पढ़ लिए तो ये मान के चलो कि तुम्हारा गारंटी 100% श्योर हो गया ये नंबर, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 साइकिल की बात होगा, अगेन हम थोड़ा सा एक बार और देख लें। अगेन हम किसी भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पीटी डायग्राम है, लेटर से ये टी है और ये पी है, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करना चाहें, लेटर से कुछ इस तरह का कोई प्रोसेस है, अगर हम बात करना चाहें, मानते हैं ऐसे ए बी सी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो था सो डेल्टा क्यू डी क्यू डेल्टा डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको इस फिगर के लिए हम लोग बात करेंगे तो हम लिखेंगे डी क्यू ए से बी प्लस डी क्यू बी से सी प्लस डी क्यू सी से ए, एंड दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ए से बी प्लस डी डब्ल्यू बी से सी प्लस डी डब्ल्यू सी से ए। यानी थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ का इतना मतलब है, ठीक है। अगर हम फिर आगे बात करना, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट का है, तो लिखते हैं एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ का मतलब हो गया थर्मोडायनामिक्स ऑलरेडी हो गया। लेट अस से कि हम किसी भी प्रोसेस के लिए बात करें, किसी भी ग्राफ में बात करें, मान लीजिए पीवी डायग्राम में बात करते हैं, इसी के लिए बात करते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कुछ ऐसे, ठीक है। अब अगर लिखते हैं कि वी हैव, मानते हैं इस डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको लाते हैं, इस डी क्यू जो हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू एंड दिस इज 0। सिंपल है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो उधर 0 हो जाएगा। दिस अगेन इंप्लाइज कि डी क्यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू बराबर ये जो आ जाएगा सो ये डी आ जाएगा। कहो क्यों? तो हम बताएं कि ये जो है ना पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी हम पहले बता चुके हैं, ऐसे बहुत डिटेल से नहीं करना था इसलिए, लेकिन पॉइंट हम बता चुके हैं कि ये जो है सो पॉइंट फंक्शन है। तो पॉइंट फंक्शन का मतलब किसी भी पॉइंट से बात करो, अगर ए से शुरू करो और फिर ए पे आ जाओ तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो 0 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। दिस फर्दर इंप्लाइज, अगर फिर थोड़ा सा हम आगे बात करना चाहें, दिस फर्दर इंप्लाइज कि ये आ जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू एंड दिस इज
इंटीग्रेशन डी, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों साइड से हम अगर ये इंटीग्रेशन को हटा दें तो ये आ जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू एंड दिस इज डी, एंड दिस फर्दर इंप्लाइज कि डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये जो है सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिराइव्ड इक्वेशन है, मतलब इट इज, जिसको कि लोग फर्स्ट लॉ ही समझता है, इट इज द डिराइव्ड इक्वेशन, इट इज द डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लियर। अब यह है कि अगर इसी को फिर हम साइक्लिक के लिए बात करें तो फिर पिछला इक्वेशन आ जाएगा। जैसे हम अगर अगला बात करते हैं अगेन और साइक्लिक प्रोसेस अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू। कहने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन डी ई बराबर 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज अगेन डी क्यू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब है क्या कि जो इक्वेशन लिखे हैं उसका यूज क्या है, यूजेज ऑफ द इक्वेशन डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू। इसके लिए हम लोग लिखते हैं, स्टार्ट करके हम बताना चाह रहे हैं कि दिस इक्वेशन remains valid for a single process as well as, ऑब्वियस है कि as well as किसी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब ये सिंगल, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखना चाहें, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि as well as for two processes, पहले इसी को हम एक्सप्लेन लिख रहे हैं, for two processes और for साइक्लिक प्रोसेस, किसी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर इसको लिखना चाहें तो फॉर सिंगल प्रोसेस कैसे लिखते हैं, टू प्रोसेस के लिए कैसे लिखते हैं और साइक्लिक के लिए कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई एक प्रोसेस ऐसे है, दिस इज फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखते हैं डी क्यू और फिगर शॉन, जो फिगर है डी क्यू ए से बी बराबर डी ई ए से बी प्लस डी डब्ल्यू ए से बी। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू बी माइनस क्यू ए बराबर ई बी माइनस ई ए प्लस डब्लू बी माइनस डब्लू। हालांकि ये लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं, तो वर्ब डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, लेकिन एनीवे हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर टू प्रोसेस, हम अगर अलग से बात करना चाहें, फॉर टू प्रोसेसेस अगर टू प्रोसेसेस के लिए बात करेंगे तो जरा सा देखो इसमें हम कैसे क्या करते हैं। ये हो गया पी भी, और मान लो कि ये ऐसे है और ये एक प्रोसेस ऐसे लिया है,
दिस इज ए बी सी मान लेते हैं, ये सी है, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है डी क्यू बराबर डी प्लस डी डब्ल्यू, यही था। इसको जो लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे डी क्यू ए से बी प्लस डी क्यू बी से सी, दिस इज डी ई ए से बी प्लस डी ई बी से सी प्लस डी डब्ल्यू ए से बी प्लस डी डब्ल्यू बी से सी, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जितना भी साइकिल में जितना भी प्रोसेस दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब यह है कि सारे प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा इक्वल टू सारे प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन जो हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए बात करते हैं, ये भी हम दिखा दें। फॉर स्टार्ट करके फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस हम तीन ही प्रोसेस लेके बात कर लेते हैं, ठीक ना। बात एक ही है, 4 में लिखो 3 में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस तरह से यूं एक साइकिल बनाते हैं ए बी सी, कुछ ऐसा। हमारे पास जो इक्वेशन था ये था डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी टू। दिस इंप्लाइज, हम अगर इसको लिखना चाहें तो डी क्यू ए से बी प्लस डी क्यू बी से सी प्लस डी क्यू सी ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डी ई ए से बी प्लस डी ई बी से सी प्लस डी ई सी से ए प्लस डी डब्ल्यू ए से बी प्लस डी डब्ल्यू बी से सी प्लस डी डब्ल्यू सी से ए। मतलब कहने का सेंस ये हो गया, ठीक ना, कि ये पूरा का पूरा हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में भी लगा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि साइक्लिक प्रोसेस में ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर पहले वाला आ गया, नो डाउट, ठीक है ना। हम लिखना चाहें जैसे इसको, हम अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोड़ो ना, समझ लो, ठीक है ना, कि जैसे क्यू बी माइनस क्यू ए, उसी तरह से लिखेंगे ई बी माइनस ई ए, ई सी माइनस ई बी, ई ए माइनस ई सी, कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी का बाकी जैसे रहेगा, फिर उसी तरह का प्रोसेस आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक ना, कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है ये। अब है कि इसको थोड़ा सा हम और इक्वेशन को सही कर सकते हैं, रिलेशंस बिटवीन हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो इंथैल्पी के बराबर भी हो जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि सीपी रिलेशंस क्या आता है। ये हो गया छठा 7वां पॉइंट हो गया, रिलेशनशिप among C, CV and CP। ये चीज क्लियर है, वी हैव, हम लिखेंगे, ठीक है, सी डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू का मतलब हो जाएगा दिस इज एन सी डी टी बराबर एन सी पी डी टी प्लस पी डी वी, सॉरी इसमें जो आ जाएगा दिस इज सी बी आ जाएगा, एन सी पी डी टी प्लस पी डी वी। अच्छा, क्योंकि गैसियस सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। और आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम बात करना चाहें तो पी वी बराबर एन आर टी, इसको हम अगर डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग लिखें तो पी डी वी प्लस वी डी टी
बराबर एन आर डी। हम लिखते हैं फॉर पी कांस्टेंट के लिए अगर हम यूज कर दें थोड़ा देर के लिए तो ये हो जाएगा पी डी भी बराबर एन आर डी टी। एन आर डी टी इसका मतलब हो गया। अब यहां से हम देखते हैं दिस इज एन सी भी डी टी प्लस एन आर डी टी। इसका मतलब हो जाएगा सी भी प्लस आर डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज सी बराबर सी भी प्लस आर, माने पहले जो हम यूज किए थे हम यहां से लिख सकते हैं। इसके अलावे एक जनरल जो इक्वेशन है हम लिखेंगे इसको इन जनरल। इन जनरल जो रिलेशन आया था ये था डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज एन सी डी टी बराबर एन सी भी डी टी प्लस पी डी भी फॉर वन मोल। मोलर हीट एन बराबर अगर 1 लिख दें तो लिखते हैं फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, माने मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी के लिए बात करेंगे तो एन बराबर 1 हो जाएगा तो सी डी टी बराबर सी भी डी टी प्लस पी डी भी। इसका सिंपलाइज सी बराबर हो जाएगा सी भी प्लस पी डी भी बाई डी टी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखने की जरूरत है क्योंकि हर प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी अगर पूछता है तो हम इस इक्वेशन से ही बनाएंगे। तो ये एक जनरल इक्वेशन, इसी में अब जिसको आपको रखना हो भी कांस्टेंट है, मान लो भी कांस्टेंट करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो सी बराबर सी भी। अगर टी कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट होगा तो ये हो जाएगा 0, तो नीचे में अगर 0 होगा तो इसका नहीं पूरा टर्म इनफिनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्मल माने मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो कैपेसिटी इनफिनिट हो गया। देखो कैपेसिटी इनफिनिट का फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग ये है जैसे कोई आदमी खाते जाए पेटे न भरे, इसका मतलब है कि उसका पेट जो है सो इनफिनिट लेवल का हो गया। तो किसी सिस्टम को अगर हीट दोगे तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस सिस्टम में हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसका डी टी 0 हो जाएगा। तो डी टी जब 0 हो जाएगा इसका कैपेसिटी उसका इनफिनिट होगा, माने हम हीट देते चले जाएं लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तब बढ़ेगा नहीं इसका हीट गया कहाँ, कहीं तो गया होगा। इसका मतलब हीट जो गया वो उसका इंटरनल जो मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करने में चला गया हीट। ठीक है, तो ये एक हमारा इक्वेशन है जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस ये हमारा उसमें यूज करेंगे हम आगे। अब रही बात ये, ठीक है, कि इसमें जो है सो प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस वगैरह सब कैसे है, या फिर हीट और इसमें जो ट्रांसफर है, ठीक ना, जैसे जूल्स कांस्टेंट वगैरह का जो टर्म आता है, तो क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि टोटल जो हीट होगा टोटल वर्क में कन्वर्ट हो गया, या वाइस वर्सा, टोटल वर्क जो दोगे वो हीट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसी को ऑब्जेक्ट करते हुए मतलब सेकेंड लॉ आया, सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स किसी से पूछा भैया कि फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो बोलेगा एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंड लॉ किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो बोलेगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब सोचो कि एक ही प्रिंसिपल पे आधारित 2 लॉ है और दोनों वैलिड है और दोनों आराम से हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसे नॉर्मली होता नहीं। इसका मतलब ये कि फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी जो सेकेंड लॉ आया। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ही हीट कन्वर्सन के लिए आया कि पूरा का पूरा हीट जो है, ठीक ना, सो वर्क में कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के सेकेंड लॉ आया। तो खैर एनीवे हम उसके लिए बात करते हैं जूल्स लॉ। जैसा देखते हैं मीनिंग ऑफ, अगला पॉइंट जो हो जाएगा मीनिंग ऑफ जे। इसका नाम है, जे का नाम है जूल्स कांस्टेंट। जूल एनर्जी के लिए बहुत काम किया था जूल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं जिस W बराबर GH,
ठीक है, दिस W बराबर J गुने डेल्टा H। इसका मतलब J बराबर होगा दिस इंप्लाई डेल्टा W बाई डेल्टा H। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या है, एक तो यूनिट का भी फर्क है। यूनिट का क्या फर्क है कि डेल्टा W जो होगा सो मेजर्ड इन जूल, मेजर्ड इन जूल। दूसरा जो डेल्टा H हो जाएगा ये हो जाएगा मेजर्ड इन कैलोरी, कैलोरी। ठीक है, तो हम लोग या तो इसको जूल में और कैलोरी में हम यूज करते, तब हमारा J का मतलब होता है। इसका मतलब ये हो गया, हम बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, इसे यहीं पे लिख देते हैं। इसका J का जो यूनिट होगा तो ये हो जाएगा जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। अगर इसका एक्सपेरिमेंट से हम लोग जो जूल्स ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें J का वैल्यू इवेलुएट किया, तो ये आता है दिस इज 4.27 या 4.18 भी बोलता है, 27 जूल पर कैलोरी। ठीक है, हम इसे J कैसे निकालते हैं, तो इसमें लिखेंगे अगेन J बराबर जो है सो W बाय H। लिखते हैं इसको हीट ट्रांसफर इन जूल बाय हीट ट्रांसफर इन कैलोरी, हीट ट्रांसफर इन कैलोरी, कैलोरी। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो J का वैल्यू अगर कहीं पे इस तरह से दिया हुआ कि हीट ट्रांसफर जूल में इतना है, टोटल हीट ट्रांसफर, और कैलोरी में इतना है, तो हम लोग इस तरह से, दोनों हीट ट्रांसफर है, हालांकि लिखा हुआ है वर्क W, लेकिन W जो है सो हीट ट्रांसफर के बराबर हो सकता है जब इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। तो जो भी हीट हम दिए अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हीट ट्रांसफर जो है सो वर्क डन में कर दिया कन्वर्ट, या अगर कहीं वर्क नहीं हुआ तो जो हीट ट्रांसफर हुआ वो इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया। तो वो हम प्रोसेस से क्लियर करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये कि यहाँ तक जो है सो ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगर बाय द वे कोई पॉइंट और इसमें होगा तो हम लोग जब सवाल बनाते रहेंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो है सो एक पॉइंट और है, ग्राफ्स। ग्राफ्स के लिए क्या बात है इसमें, इसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स ग्राफ बोलते हैं। पॉइंट होगा ग्राफ्स और थर्मोडायनामिक्स ग्राफ, थर्मोडायनामिक। अब क्या है इसमें कि पहले तो हम वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। वेरिएबल्स में है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी या ई बोलते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी और रो, ये डेंसिटी है, ठीक है ना। ये सारा का सारा वेरिएबल्स हो सकता है। किसी भी दो के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे तो 3 डायमेंशन ग्राफ भी आता है, लेकिन आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो 3 डायमेंशन ग्राफ पढ़ोगे। अभी के जो सिलेबस है उसमें 2 डायमेंशन ग्राफ ही है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसमें कौन कौन सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसा देखो, जैसे एक तो पीवी के बीच में वेरी कॉमन ग्राफ है, दूसरा जो है सो पीटी के बीच में ग्राफ हो सकता है, तो पीटी ऐसे हम लिख सकते हैं, या टी ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। तीसरा वीटी के बीच में ग्राफ है, तो ये हो गया वीटी। चौथा हम इसको रो और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पांचवा ग्राफ जो आएगा सो इसमें हम लोग इंटरनल एनर्जी यू या ई हम लिखते हैं कुछ भी, और वॉल्यूम के बीच में कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी प्रेशर के बीच में कर सकते हैं, इसलिए प्रेशर हो गया और ये इंटरनल एनर्जी हो गया, और ई। ठीक है, अगला जो है सो हम लोग इसमें कर सकते हैं ग्राफ के रो और प्रेशर के बीच में, मतलब किसी भी दो के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा अकॉर्डिंगली हम उसमें बात करेंगे कि किसका वेरिएशन कैसे हो रहा है। ये तब होगा जब हम पूरा का पूरा
ठीक ना, प्रोसेस पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे, तब ये पूरा का पूरा सिचुएशन क्लियर होगा कि किसका ग्राफ किस में कैसे है। ठीक है, अब जो